चलिए आज अपन जो है इसी में क्वेश्चन नंबर विवरण तालिका बताने के बाद, विवरण तालिका का नियम बताने के बाद आज आगे बढ़ते हैं अपन। साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कोई नियम नहीं दिया है वहाँ पर पूंजी पर ब्याज के संबंध में या ऋण पर ब्याज के संबंध में, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ये जो है अगला नियम है, इस बात को ध्यान रखना है विशेष। ये छोटा क्वेश्चन रहता है लेकिन यहाँ पे नियम का उपयोग करना है। किस प्रकार से ऋण पर ब्याज देना है, जिसके पहले मैं बताया था कि साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कोई साझेदार संस्था को ऋण देता है तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि 6% वार्षिक की दर से उसको ऋण पर ब्याज दिया जाता है। अगर कोई अनुबंध नहीं है तो हमको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। इस वार्षिक शब्द का विशेष महत्व है। केवल 6% लिखेगा तो चाहे वो जनवरी में ऋण दे चाहे मार्च में ऋण दे, डायरेक्ट 6% निकल जाएगा। लेकिन अगर 6% के साथ वार्षिक या प्रति वर्ष शब्द जुड़ा रहेगा तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि समय अनुसार, अगर मान लो वो 1 अप्रैल को ऋण देता है तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 माह का ब्याज लगेगा। अगर मान लो वह जो है 1 जुलाई को ऋण देता है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 माह का ऋण लगेगा। ये समय को हम जुलाई से गिनेंगे हम दिसंबर तक तो कितना आ जाएगा, 6 माह। और अगर मान लो 1 अप्रैल को देता है तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय गिनेंगे तो आता है 9 माह। तो 9 माह का हमको उसको ब्याज देना है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, प्रतिशत के साथ वार्षिक है कि नहीं। अगर है तो समय का ध्यान रखेंगे और नहीं है तो फिर डायरेक्ट निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमेशा हमको समय का ही ध्यान रखना है, कारण क्योंकि लिखा रहता है, नियम भी बताया गया है कि 6% वार्षिक के दर से ही हमको ब्याज देना है। तो समय को देख लेंगे हम कि उसने कब जो है ऋण दिया है संस्था को, और उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर ब्याज का भुगतान करेंगे। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन दिखने में सब एक जैसा ही लगेगा लेकिन सभी क्वेश्चन में अलग अलग नियम लगता है। अब मैं जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 1.71, उस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, मैं जैसे बता रहा हूँ उसके बाद अपन हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है 1 जनवरी 2017 से ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं, यानी कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई अनुबंध नहीं हुआ है, बिना समझौते के साझेदार हैं और क्रमशः 3,500 और 2,000 रुपये पूंजी लगाते हैं। 31 जुलाई 2017 को ए बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 750 रुपये ऋण देता है। ऋण दिया है 750 रुपये, और कब दिया है, 31 जुलाई को दिया है। जुलाई बीत गया, अगस्त से गिनेंगे हम तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 माह का हमको इसको ऋण पर ब्याज देना है। बात समझ में आ गई। फिर देखिए आगे, किंतु साझेदार ब्याज और लाभ विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके, मतलब लाभ और ब्याज के बारे में कोई अनुबंध वहाँ पर नहीं हुआ है। अपने विधि का कारण देते हुए उनके बीच लाभ विभाजन कीजिए। बात समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा बोलेगा तो हमको समझ जाना है कि यहाँ पर पूंजी पर ब्याज हमको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में कोई अनुबंध नहीं हुआ। ऋण दिया है तो उस ऋण पर हम ब्याज देंगे। अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन तालिका बना लेंगे, इसी प्रकार से ऊपर हेडिंग दे देंगे लाभ हानि नियोजन खाता। कॉलम रहेगा हमारा विवरण राशि, विवरण राशि, जैसे बनाते आ रहे थे वैसे ही। देख अब चलते हैं, सबसे पहले समाकलन पक्ष में 22 शेष लाया गया। मालूम है आपको क्या लाना है, लाभ। क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 1350 रुपया 75 पैसा। तो सबसे पहले अपन कौन सा काम किए, 22 शेष लाया गया 1350 रुपये 75 पैसा, यानी 1350.75। ठीक, अब चलते हैं। इतना काम करने के बाद हमको मालूम है अनुबंध कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन ये सब देने की जरूरत नहीं। जब भी अनुबंध नहीं होगा तो ये सब देने की जरूरत है ही नहीं, ध्यान रखेंगे। और सीधा लिखेंगे यहाँ पे हम टू ऋण पर ब्याज। क्या लिखेंगे, टू ऋण पर ब्याज। और ऋण पर ब्याज निकाल देने के बाद यहाँ उस ब्याज की गणना करेंगे। कितना ऋण दिया है, वो 750 रुपये ऋण दिया है, तो हल करेंगे अपन यहाँ पर 750 का 6% ऋण पर ब्याज की दर गुणित 5 माह जो हमें अभी निकाले थे। कब ऋण दिया था, 31 जुलाई को ऋण दिया था, तो अगस्त से गिनोगे, जुलाई के बाद दिसंबर तक जाना है। हमेशा लास्ट वर्ष का अंतिम दिन हमारा 31 दिसंबर, तो जुलाई को दिया है, जुलाई छोड़ दीजिए, 31 जुलाई खत्म हो गया। अगस्त से गिनोगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
कितना माह होता है 5 माह। इसी प्रकार से हमेशा हमको गिनना है, तो 5 माह का निकालेंगे यहाँ पर गुणित 5/12। कैसे हल करेंगे देख लीजिए एक बार फिर से, नीचे रफ में करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 750 का 6/100 गुणित 5/12। हल करेंगे इसको अपन यहाँ पर, तो ब्याज निकलेगा ये 18.75। कितना निकलेगा ये 18.75। अब क्या करेंगे, 1350 रुपये में से 1350 रुपये 75 में से घटाएंगे ऋण पर ब्याज 18.75। इसमें और कोई मद का लेखा नहीं होगा, घटाने पर निकलेगा हमारा लाभ हानि 1332। 1332 लाभ हानि निकालने के बाद साझेदार कौन कौन है हमारे पास, ए और बी। कौन कौन साझेदार हैं, ए और बी। तब यहाँ पे हम बनाएंगे ए और बी। ए और बी बनाने के बाद अब क्या करेंगे, लाभ बांटने के संबंध में भी कोई यहाँ पे सहमति नहीं हुआ है, कोई अनुबंध नहीं है। ऐसी दशा में क्या करेंगे, उस लाभ को साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। 2 साझेदार रहेगा तो जो शेष लाभ आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे। 3 साझेदार रहेगा तो 3 से भाग दे देंगे। 4 रहेगा तो 4 से, यानी जितने साझेदार रहेगा तो बराबर बांटने के लिए बोलता है, तो उतनी संख्या से क्या करते हैं अपन उसको बराबर करने के लिए भाग दे देते हैं। अब 1332 को हम यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं, तो एक का निकलता है 666। तो ए और बी दोनों को बराबर कितना मिल जाएगा, 666 666। और इतना काम करने के बाद दोनों पक्षों का योग क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। 1350 रुपये 75 पैसा इसका योग भी आएगा। योग करके चेक कर लेना है कि बराबर योग आ रहा है कि नहीं। अगर योग नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, तो इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। टोटल करके हमेशा चेक करना है कि हमारा टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ आया। इतना करने के बाद फिर नीचे कारण लिखेंगे। कारण में क्या लिखेंगे, तो पहला नंबर कारण लिखकर लिखेंगे पहला नंबर, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब कोई साझेदार संस्था को ऋण देता है तो उस ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। फिर दूसरा कारण, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों के बीच लाभ विभाजन के संबंध में अगर कोई अनुबंध नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में लाभ विभाजन साझेदारों के मध्य बराबर बराबर अनुपात में किया जाएगा। ये 2 कारण हमको लिखना है, और जब ये 2 कारण हम लिख देते हैं इसके नीचे में यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एकदम आसान है, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन पहले हमको समझ लेना है वहाँ पर, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बनाने में कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो बनाने के बाद हमको नीचे क्या लिखना है, कारण। अगर कारण नहीं लिखेंगे, बना के केवल छोड़ देंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कारण में आपका 3 नंबर कट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर, बनाने के बाद हमको नीचे विशेष रूप से कारण लिखना है। जो मैं बताया हूँ उस कारण को हमेशा लिखेंगे आप। बात समझ में आ गया, ये काम करना है। इसी प्रकार से तुम्हारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 5वां बनेगा। इसी प्रकार से बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हल हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसमें एक अलग नियम आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, पहले इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है ए और बी, ए बी और सी साझेदार हैं। फर्म को सन 2017 में 83,000 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारी समझौते के अनुसार सी, जिसने व्यापार में पूंजी नहीं लगाई है, 12,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है तथा अपने वेतन, कमीशन और ए व बी के पूंजी पर जिन्होंने क्रमशः 60,000 रुपये एवं 1 लाख रुपये लगाए हैं, 5% ब्याज देने के बाद 5% ब्याज देने के बाद शेष लाभ का 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। क्वेश्चन में ही फर्क पड़ गया, शेष लाभ का कमीशन पाने का अधिकारी है। तब कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले जो लाभ दिया है उस लाभ को लाएंगे, शेष लाया गया।
कितना लाभ दिया है? 83,000 रुपये। शेष लाया गया 83,000। इतना काम करने के बाद फिर क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि सी जो है वेतन पाने का अधिकारी है और सी को वेतन मिलता है 12,000। तब अपन यहाँ लिखेंगे 2C का वेतन 12,000। बात समझ में आया? वेतन लिखने के बाद साझेदार ABC थे तो A और B को बोला है पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर 2 पूंजी पर ब्याज। क्या लिखेंगे? 2 पूंजी पर ब्याज। और A और B, A पूंजी लगाया है 60,000, 60,000 का 5% निकालेंगे अपन 60,000 गुणित 5/100, तो काटने पर निकलेगा आपका ये 3,000। बी लगाया है 1 लाख, 1 लाख का निकालेंगे अपन यहाँ पे 5%, तो 1 लाख गुणित 5/100, ये काम करेंगे तो हमारा लाभ निकलता है, ब्याज निकलता है 5,000। ये 5,000 दोनों को जोड़े तो पूंजी पर ब्याज हमारा हो जाता है 8,000। यहाँ तक काम समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है? कमीशन की गणना करना है। तो कमीशन बोला है कि पूंजी पर ब्याज वेतन देने के बाद शेष लाभ पर 5% कमीशन देना है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है शेष लाभ निकाल लेंगे। 83,000 में से ये जो एंट्री किए हैं हम 12 और 8 20,000 माइनस कर देंगे। रफ में करेंगे नीचे में, तो 83,000 में 12 8 20,000 माइनस करेंगे। माइनस करने पे आता है हमारे पास 63,000 रुपये। अब वहाँ पे शेष लाभ के लिए जो है कमीशन की गणना करेंगे शेष लाभ पर। तो शेष सूत्र याद रखोगे, शेष लाभ गुणित दर बटे 100 धन दर। फिर से बोल रहा हूँ, शेष लाभ गुणित दर बटे 100 धन दर। शेष लाभ है हमारे पास 63,000 गुणित 5 बटे 100 धन दर कितना है? 5। 100 धन 5 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। तो 63,000 गुणित 5 बटे 105, इसको जब हम काटेंगे तो ये अमाउंट निकलेगा हमारे पास 3,000। कितना निकलेगा? ये 3,000। तब यहाँ लिखेंगे 2C का कमीशन 3,000। समझ आ गया? तब यहाँ पे कमीशन कितना लिख देंगे हम? C का 3,000। फिर अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे। इतना काम करने के बाद फिर बोला है क्वेश्चन में, देखिए, यह निश्चय किया गया है कि शेष लाभ का 20% दान कोष में रखा जाए। फिर शेष लाभ निकालना है। शेष लाभ का 20% दान कोष में रखा जाए। तब शेष लाभ निकालने के लिए फिर क्या काम करेंगे? फिर 83,000 रुपये में से 12 8 20 20 और 3 23,000 रुपये को माइनस करेंगे। फिर शेष लाभ निकल जाएगा। रफ वर्किंग करना है, इसको भी नीचे में लिखना। शेष लाभ की गणना बराबर 83,000 माइनस 20,000, ये कितना निकलेगा? 12 8 20 20 और 3 23। 83,000 में 23,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास 60,000 रुपये। कितना निकल जाएगा? 60,000। अब यहाँ पे जब 60,000 रुपये निकलेगा तो यहाँ लिखेंगे टू दान कोष। शेष लाभ निकला 60,000, इसका बोलता है कि 20% दान कोष में रखा जाए। 60,000 का 20%, ये काट देते हैं अपन। ये आता है आपका 12,000 रुपये। कितना आता है ये? 12,000। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। 12,000 आने के बाद जब इतना काम हो गया तो फिर निकालेंगे अपन 2 शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ निकालेंगे। तब क्या करोगे? दान कोष लिखने के बाद 83,000 में से फिर पूरे अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। तब यहाँ लिखेंगे जो घट कर आएगा वो हमारा आएगा शुद्ध लाभ। तब 83,000 में से अपन घटाते हैं तो 83,000 12 8 20 20 और 3 23 23 24 25 25 और सीधा ऐसा कर लो, नहीं होता है तो 12 और 12 24,000, 24 और 8 24 6 30 30 और 2 32,000, 32 और 3 35,000। कितना होता है ये टोटल? 35,000। 83,000 रुपये में रब कर लेना फिर से। 83,000 माइनस 35,000 घटाएंगे 0 0 0, 13 में 5 गया 8, 7 में 3 गया 4, 48,000। घटाने पर कितना आता है? शेष लाभ हमारे पास 48,000। तो इस 48,000 को लिखोगे शुद्ध लाभ में। कहाँ लिखेंगे इस लाभ को अपन?
शुद्ध लाभ में तो शुद्ध लाभ लिखेंगे यहाँ पे 48,000 घटाने के बाद, और इस लाभ को ए और बी के बीच में बांटने के लिए बोला है। क्वेश्चन में देखिए बोला है यहाँ पर शेष लाभ का 20% दान कोष में रखा जाए और शेष ए और बी में समान रूप से बांट दिया जाए। अब यहाँ पे इस 48,000 रुपये को ए और बी में समान रूप से बांटने के लिए बोला है, कोई अनुपात नहीं है यहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन, इसको बराबर बराबर बांट देंगे। तो 48,000 भागित 2, तो ए को मिलेगा 24,000 और बी को मिलेगा 24,000, और दोनों तरफ का योग हम बराबर कर देंगे, ये भी जोड़ेंगे पूरा, तो इसका योग भी हो जाएगा 83,000, और यहाँ भी हमारा योग कितना है 83,000। ये काम करना है इस क्वेश्चन में, बात समझ आ गया। इतना करने के बाद फिर बोला है यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता चालू खाता बनाइए, मतलब स्थायी पद्धति से हल करना है हमको आगे का काम। स्थायी पद्धति से पहले आप क्या कर लोगे, पूंजी खाता बनाओगे जिसमें केवल पूंजी का लेखा होगा, और जो बता चुका हूँ पहले, और उसके बाद चालू खाता बनाओगे तो चालू खाते में पूंजी को छोड़कर बाकी समस्त मदों का लेखा करते जाएंगे। उसका लेखा करते समय ध्यान देना है, चालू खाते में पूंजी नहीं आएगा, पूंजी पर ब्याज आएगा जो दिया हुआ ए और बी का, वेतन आएगा, सी का वेतन आएगा, सी का कमीशन आएगा, दान कोष नहीं आएगा। दान कोष क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ किसी साझेदार का नाम नहीं दिया हुआ है। और फिर जो लाभ आया है वो लाभ आएगा, इसको लेखा करने के बाद शेष निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। इस प्रकार से इस काम को करना है, इसको बना लेंगे, ये एक अलग नियम में आ जाएगा हमारे यहाँ पर शेष राशि का किस प्रकार से काम किया जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा आगे, क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। इसको कंप्लीट करके बनाकर मुझे भेज देना, मैं देख लूँगा ठीक बना है कि नहीं। अगर कहीं पे डाउट होगा तो मैं फिर उसको क्लियर कर दूँगा। इतना करने के बाद इसके बाद मैं फिर अगले नियम में आऊँगा, फिर उसको आपको बताता हूँ। बात समझ में आ गया।